आज के इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज। खास तौर पे जो टॉपिक जो मैं कवर करूंगा इसमें पहला टॉपिक हमारा होगा प्रॉफिट लॉस एंड मार्क प्राइस डिस्काउंट, इंक्रीज डिक्रीज इन रेशो, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिकल एमसीक्यूज हैं मैंने वो पास्ट पेपर से बेसिकली जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फर्स्ट ईयर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक वर्कशीट मैंने बनाई थी और वो वर्कशीट भी इस वीडियो के साथ अटैच है। आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और इसका सोल्यूशन भी देख सकेंगे। जो मोस्ट कॉमन रिपीट क्वेश्चंस हैं मैंने उनको एक वर्कशीट में जमा किया है और उसका सोल्यूशन आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। Shopkeeper offer 20% discount on all items in his shop if a customer paid 100 rupees for a toy then the original price of the toy was। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहली चीज गिवन है वो है डिस्काउंट परसेंट, और कस्टमर जो पे कर रहा है वो 100 रुपीज दे रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 100 रुपीज हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। एसपी लिख देते हैं इसको। और अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कह सकते हैं। तो इसका एक सिंपल रेशो का फॉर्मूला है, वो ये है कि ओरिजिनल प्राइस, या हम ये कह सकते हैं मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल होगा हमारे पास 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारा जो मार्क प्राइस का फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा कि 100 डिवाइड बाय जो हमारा डिस्काउंट है वो 20% है। तो अगर 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। और ये जो सेलिंग प्राइस है जो यहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, और सेलिंग प्राइस हमारी 100 है तो ये यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर बनता है 125। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑन फ्राइडे 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास वर एब्सेंट इफ द टोटल enrolled स्टूडेंट इन द क्लास हम 40 देन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास वॉज। तो टोटल हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हैं 40, और प्रेजेंट हमें पता करना है। फिलहाल एब्सेंट हमारे जो हैं वो कितने हैं, वो 10 है। तो अगर मैं 40 में से 10 माइनस कर दूं तो 30 हमारे प्रेजेंट है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है कि टोटल देन द परसेंट, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंट प्रेजेंट का फॉर्मूला ये होगा कि टोटल प्रेजेंट मतलब जितने प्रेजेंट हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो है 30 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75 है। हमें यहाँ पर एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी इफ बी एंड सी गेट सेम अमाउंट, यानी कि बी और सी की जो भी वैल्यू है वो सेम है, सेम, while A gets twice the total share of B and C। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब है A की जो भी वैल्यू होगी वो पहले B और C की जो भी शेयर होगा उसका टोटल होगा। टोटल का मतलब सम होगा। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि B और C को एक शेयर मिल रहा है, तो फिर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन while A gets twice the total share of B and C, तो पहले मैं B और C का टोटल निकालता हूँ। टोटल ऑफ बी एंड सी वो क्या हो जाएगा 1+1, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ए गेट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है इसको हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो इस रिस्पेक्ट से जो ए को अमाउंट मिलेगा वो 4 मिलेगा। तो हमारे पास जो रेशो बन रहा है वो ए रेशो बी रेशो सी के रिस्पेक्ट से ए को 4 अमाउंट मिलेगा, बी को 1 मिलेगा और सी को 1 मिलेगा। इसका मतलब है आंसर डी सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 150 पेंसिल कॉस्ट 750, यानी कि हमारे पास टोटल पेंसिल कितनी है 150 है और उनकी जो कॉस्ट है वो है 750। उसके बाद द नंबर ऑफ पेंसिल दैट कैन बी परचेज फॉर 150 रुपीज, यानी कि अगर हमारे पास कॉस्ट कम होके 150 हो जाए तो अब हमारे पास कितनी पेंसिल आएंगी। यहाँ पर हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये पहले हमें पता होना चाहिए कि
नंबर ऑफ पेंसिल और कॉस्ट के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है? ये कॉमन सी बात है कि जब हम नंबर ऑफ पेंसिल्स को बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ेगी, या नंबर ऑफ पेंसिल्स को कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी, तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन की कंडीशन में हम अगर रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 750 जो होगा वो x से मल्टीप्लाई होगा, और 150 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ x यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल कैलकुलेट करने के लिए हम 750 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर जो हमारे पास आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन वो है 30। क्वेश्चन नंबर 5 में a man bought a motorcycle for 75,000 and sold it for 63,000. The ratio of cost price to the loss। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी जो 75,000 है ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस है हमारी 75,000, और ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इसकी है 63,000। तो इसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्योंकि कम है तो इसको लॉस हुआ है। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए बस इनको माइनस अगर हम कर लेते हैं, तो अगर मैं 75,000 में से 63,000 को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 12,000। तो यानी कि पर्सन को 12,000 का लॉस हुआ है। अच्छा, अब हमसे मांगा क्या गया, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द लॉस, मतलब सीपी रेशियो लॉस। सीपी की वैल्यू हमारे पास है 75,000, और लॉस की वैल्यू हमारे पास है 12,000। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रेशियो बनता है वो 25:4 है, यानी कि इसका बी आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बाय सेलिंग अ गुड्स फॉर ₹175, अ प्रॉफिट ऑफ 25% वॉज मेड बाय द मर्चेंट। यानी कि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो है 175, और प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है वो है 25%। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ द गुड, यानी कि हमें सीपी कैलकुलेट करनी है। तो इसको भी हम एक सिंपल रेशियो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट में वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, अब सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 25, और वैल्यू सेलिंग प्राइस जो भी हमारी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 100/125, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, वो 175 है। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है, यानी कि सीपी जो है वो है 140। इसका बी आंसर है। 7 में कह रहा है हाउ मेनी वर्क वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 80%, oh sorry, marks would be required to score 80% in the test, 85 मार्क्स। अच्छा, ये तो सिंपल हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है कि जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट मार्क्स इक्वल होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमने फाइंड करना है, उसकी जगह मैंने वो अहम ही लिख दिया। टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, 85 हैं, और परसेंट हमारे पास कितनी है, 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे इसका, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि ऑप्टेन मार्क्स क्या होंगे, ये 85 आपको नजर आ रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 80 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो ऑप्टेन मार्क्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 100। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्टेन मार्क्स आएंगे वो आएंगे 68। x रेशो y इज इक्वल टू 2:3 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 2:3, देन x रेशो z इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ हमारे पास दो सेपरेट रेशोज दिए हुए हैं, और अगर हम देखें यहाँ पर दोनों सेपरेट रेशोज में जो y की वैल्यू है वो दोनों रेशोज में डिफरेंट है। तो अगर मैंने x रेशियो z कैलकुलेट करना है तो मुझे इन दोनों रेशियोज को कंपाउंड रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। उसका तरीका क्या होता है कि हम पहले लिखेंगे x रेशियो y रेशियो z। तो पहले हमारे पास जो रेशियो की वैल्यू गिवन है x रेशियो y की वो है 2:3, तो मैं लिखूंगा 2:3
उसके बाद जो सेकंड रेशो वाई रेशो जेड की वैल्यू है वो भी 2:3 है। तो यहाँ वाई की नीचे वाई की वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है, वो है 2:2 और जेड की वैल्यू है 3। अच्छा, जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको कंपाउंड रेशो में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम इस तरह डायगनली, मतलब पहले x की वैल्यू को डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू अपनी y की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है, और फिर y की वैल्यू z से मल्टीप्लाई होती है, तो एक जिगजैग पैटर्न बनता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेशो बनेगा, ये 2 टू क्या हो जाएगा 4, और ये 3 टू क्या हो जाएगा 6, फिर ये 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब अगर हम देखें यहाँ पर, ये x की वैल्यू 4 हो गई और ये z की वैल्यू 9 हो गई। तो अगर मैं इन दोनों रेशो को कंपेयर करूं तो x रेशो z की वैल्यू होगी 4:9। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is proportion to b and b upon c, then a b and c are in। अच्छा, हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ए का प्रोपोर्शन दिखाया गया है बी और सी के साथ। तो अगर हम गौर से देखें तो ए का प्रोपोर्शन बी के साथ डायरेक्ट है और सी के साथ इनवर्स है। तो हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स दोनों ही प्रोपोर्शन मिल रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हमें क्या कहना चाहिए, यहाँ देखें एक वर्ड हमें दिया हुआ है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट भी है और इनवर्स भी है। अच्छा, और कंटिन्यूड इसलिए नहीं हो सकता कि ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट से। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हुई हुई हो या कंबाइन हुई हो, तो इसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ 1/b इज इक्वल टू 1/2, देन ब्रैकेट 1 + b रेशो b इज। तो हम बेसिकली, हमें मालूम क्या चाहिए, हमें यहाँ b की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर रेशो में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को, जो कि इक्वल के साइन में, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें बी की वैल्यू फौरन मिल जाएगी। वो ये कि 2 वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी 1 से होगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 2। तो हम ये बी की वैल्यू 2 इसमें ही पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 रेशो 2। तो ये हो जाएगा 3:2। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो आंसर है वो ए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 is 10। वैसे अगर डायरेक्ट देखा जाए तो 10 is 10 में हमारा आंसर 100% है। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि जब हमने परसेंट कैलकुलेट करनी होती है तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेट होके ये 100% ही आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेंट ऑफ द हाउस इज इंक्रीज बाय 10% every year. If the rent is 20,000 this year, then the rent after 2 years will be। अच्छा, हमारे पास क्या है कि दिस ईयर जो रेंट है इसका वो है 20,000 है, और इसमें हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 10%। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर इंक्रीज क्या आएगा। तो इसका हमारे पास मेथड ये होगा कि हम पहले 10% ऑफ रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, 10% को हम 20,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होके आती है वो है 2,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट ईयर के बाद जो है रेंट 20,000 से इंक्रीज होकर 22,000 हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर के बाद है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने ये कहा है कि देन द रेंट आफ्टर 2 इयर्स, तो अब हमें एक और, यानी कि जो सेकंड ईयर के बाद भी क्या रेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। अब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि 10% ऑफ जो भी हमारा रेंट अब इस वक्त चल रहा है फर्स्ट ईयर के बाद, वो हमारा है 10% ऑफ 22,000। तो इसको हम कैलकुलेट वैसे ही करेंगे 10/100।
मल्टीप्लाई बाय 22,000। तो इसके बाद ये जो हमारा रेंट आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,200। तो अब हम इस 2,200 को ऐड करेंगे जो हमारा रेंट चल रहा है। हमारा जो रेंट चल रहा है वो 2,000, सॉरी 22,000 है, तो इसमें ही मैं 22,200 ऐड कर दूंगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 00242। तो आफ्टर सेकेंड ईयर हमारे पास जो रेंट हो जाएगा वो 24200 हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से इसका सी आंसर सही है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो वन शुड इंक्रीज 24 टू गेट 32। मतलब हमारे पास जो भी नंबर है 24, इसको हमने इंक्रीज करके, बेसिकली क्या करना है, हमने इंक्रीज करके 32 में कन्वर्ट करना है। तो फिर हमें इसको किसी रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा। इन सब में से किसी भी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये सारे रेशोज हैं, इनको मैं चेंज करूँ तो ये है 1/2, ये रेशो मेरा है 2/3, ये रेशो मेरा है 3/4, और ये हमारा है 4/3। अच्छा, अब ये जो तीन रेशो आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसके जो ऊपर नोमिनेटर की वैल्यू होती है वो कंपेरेटिवली जो नीचे की वैल्यू इससे स्मॉलर होती है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और ये हमारा इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमने कभी भी इंक्रीज करना हो किसी रेशो में, तो वो फॉर्मूला क्या है कि हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक जो भी रिजल्ट में नंबर आता है वो हमारा इंक्रीज्ड नंबर आता है। तो पहले तो हमें ये एक फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिक्रीज करना है तो इसी फ्रैक्शन को मैं प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा तो वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट से मैं ये समझता हूँ कि हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली इस 4/3 से इस 24 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 8 4 ज़ा 32। तो हमारा मतलब पूरा हो गया। तो इसका मतलब 4/3 से ही इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हम 32 हासिल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ 10% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ सेकंड नंबर, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक परसेंटेज दी हुई है और हमें दो नंबर दिए हैं, एक आ नंबर है और एक ये, यानी कि फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। तो हमें ये पता नहीं है कि ये नंबर्स क्या हैं। तो लेट सपोज हम इसको, मैं इसको एक्स सपोज कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को वाई सपोज कर लेता हूँ। तो फिर मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको इस तरह से लिखूंगा जैसे कि वर्डिंग में लिखा है इस 10% ऑफ आ। तो मैं लिखूंगा 10%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आ नंबर का मतलब है एक्स। ठीक है, 10% ऑफ अ नंबर का मतलब है 10% को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से। इज इक्वल, इक्वल का साइन आएगा टू 1/4, 1/4। ऑफ का मतलब होता है मैथ की टर्म्स में मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, मतलब हमें क्या करना है, x/y फाइंड करना है। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम परसेंट को नंबर में लाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया x इक्वल टू 1/4y। अब मैंने क्या करना है, इस y को बेसिकली शिफ्ट करना है x की तरफ, नीचे लाना है रेशो बनाने के लिए, और बाकी का जो भी ये नंबर्स हैं उसको उस साइड पे शिफ्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा x/y इक्वल्स टू, देखिए 1/4 अपनी जगह पर वैसे रहेगा। ये 10/100, अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो 100 ऊपर आ जाएगा, ये 100/10 हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी साइड पे आ गया। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वो ये है कि वैसे ही अगर मैं इसको देखूं तो ये तो वैसे ही 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा हो गया, और ये 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है 5/2।
तो x अपॉन वाई बराबर है 5/2, या मैं इसको कह सकता हूँ कि x रेशो वाई इक्वल है हमारा 5/2। इस रिस्पेक्ट से हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन। यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट है 3/7 इक्वल टू 9/21। हम इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये 3 की टेबल से सिंप्लीफाई हो जाता है, 3 3 9, 3 7 तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आंसर ए इसका हो। बी सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। बी और सी और डी, बी में हम देखते हैं 16/21 है। ये क्या किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो सकता है? ये 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता। तो ये तो यही सेम रहेगा। अब यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ताकि ये इसके इक्वल बन सके, तो ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, नीचे भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/12। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं सी को चेक करूं, तो ये भी 5 से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और सिमिलरली, मतलब हमारा बी सी और डी को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ सकती। तो इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ए है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो 17th क्वेश्चन है, इफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 24 42 एंड 56, द फर्स्ट टर्म इज। अच्छा, जब हम प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी। तो हमारे जो फर्स्ट टर्म है वो इसने इन्होंने हमें नहीं बताया, तो उसको हम एक्स कर सकते हैं। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सेकंड है 24, डबल रेशो के बाद थर्ड हमारी 42 है, और फोर्थ हमारी 56 है। तो अब हमसे मांगा गया है व्हाट इज द सेकंड फर्स्ट टर्म। तो हम इसको सिंपल कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? रूल हमारा ये कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड वाली थर्ड से होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 56x इक्वल टू 24 × 42। बाद में ये 56 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, तो ये 24 × 42 डिवाइड बाय 56 हो जाएगा। और एक बार जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ एक्स रेशो x-1 इक्वल टू 4/4 रेशो 5, देन 2x-1 रेशो x-1 इज इक्वल टू। ये हमें रेशो दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमें एक सिंप्लीफाइड नंबर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो वो हमें इस रिलेशन से मिलेगी। पहले हमें इस रिलेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि x रेशो x-1 बराबर होगा x/x-1 इक्वल टू 4/5। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5x से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये 4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x-4। अच्छा, 4x यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा 5x से। 5x-4x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो -4 आ रही है। अब इस -4 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मतलब ये इस फ्रैक्शन में, तो लेट सपोज मैं यहाँ इसको लिखता हूँ कि 2x-1 रेशो x-1। तो यहाँ x की जगह मैं -4 पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये 2 4 8 -8 -1 रेशो -4 और -1 -5 होता है। यहाँ हो गया -9 रेशो -5। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि रेशो के दोनों साइड पे माइनस का साइन है, तो ये सिंप्लीफाई होकर कट जाता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 9/5 बनेगा। Next question we have that Ali has 12 piece of chocolate. He want to divide them between Amin and Abid in the ratio 2/4. Abid will get, okay, हमें यहाँ पर आबिद का शेयर कैलकुलेट करना है। और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो चॉकलेट्स हैं वो 12 हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना होता है, तो सबसे पहले हमें जो है वो सम ऑफ रेशियो चाहिए। तो हमारे पास जो सम ऑफ रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2 + 4, जो कि होगा 6। और जो हमने अमीन का रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी कि अमीन का शेयर कैलकुलेट करना है,
तो इस रेशो में हमें अमीन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले नाम अमीन का आ रहा है, तो अमीन की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम अमीन वेल अमीन गेट क्या गेट करेगा, अमीन की रेशो की वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से जो कि 6 है, और मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू जो कि डिवाइड होने जा रही है 12। इस रिस्पेक्ट से ये होगा 6 1 6, 6 2 12, 2 4। तो हमारे पास जो है इसका बी ऑप्शन होगा 4 pieces ऑफ द चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ पेंट एंड टर्पेंटाइन कंटेन 44% ऑफ पेंट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर है इसमें 44% पेंट है। तो टोटल हमारा 100 ग्राम मिक्सचर है। अच्छा, उसमें पेंट जो है वो पेंट हमारा कितना है, 44%। तो बहुत सिंपल सा है कि 44% ऑफ 100 ग्राम क्या होगा, 44 ग्राम होगा। इफ द 10 ग्राम ऑफ टर्पनटाइन इज एडेड टू दिस मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ टर्पनटाइन इज इन द न्यू मिक्सचर। अच्छा, हमें पहले यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि टर्पनटाइन की परसेंटेज क्या है। तो अगर पेंट 44% है तो टर्पनटाइन यकीनन यहाँ पर 56% होगा। और 56% ऑफ 100 ग्राम जो कि है वो हमारा कितना हुआ, 56 ग्राम। अब हम हमसे कहा ये जा रहा है कि अब हमने इसमें 10 ग्राम टर्पटाइन और ऐड हो गया है। तो जब हमने इसमें ऐड किया तो ये हमारा हो गया 66 ग्राम टर्पटाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है कि द परसेंट ऑफ द टर्पटाइन इन द न्यू मिक्सचर। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी टर्पटाइन की, वो क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट ऑफ टर्पनटाइन, जो भी वैल्यू हमारी टर्पनटाइन की अब अवेलेबल है वो है 66, डिवाइड करेंगे टोटल मिक्सचर। अच्छा, पहले जो मिक्सचर था वो 100 ग्राम था, अब हमने इसके अंदर 10 ग्राम और ऐड किया है। तो ये टोटल मिक्सचर हमारा 110 ग्राम हो जाएगा। तो 166/110 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60%। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट है। से सेल्समैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹500 at a profit of 10%, then a equation which satisfies the above situation is नोट x is the cost price। अगर हम यहाँ पर देखना शुरू करें तो सबसे पहले जो हमें रुपीस दिए हुए हैं वो सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि है 500, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 10%। और इसके साथ हमें नोट की फॉर्मेट में एक्स मिला है कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक्स के बराबर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज को यूज करके कुछ इक्वेशन बनाने, क्योंकि जब हमें यहाँ इन्होंने कॉस्ट प्राइस एक्स की फॉर्मेट में दे दी है, तो अगर हम कोई फॉर्मूला जो भी इन तीनों वैल्यूज को यूज करके आ सकता है उसको सॉल्व भी करेंगे तो एक्स की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो एक इक्वेशन बनेगी। तो हमने यही इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, तो हम प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट जो कि नंबर्स में होना चाहिए, वैल्यूज में होना चाहिए, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है 10, प्रॉफिट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, वो मैं पुट कर देता हूँ, और 100 हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अभी भी हमारा मैंने ऊपर ही जो भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखा है इसकी वैल्यूज पुट नहीं की, ये भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस की जगह आएगा हमारे पास 500 माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह आएगा एक्स, डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये जो x है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो कुछ वैल्यू है कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपका 10 × x। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये 100 है, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो इसको 10/100 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 500 माइनस एक्स
500 - x। अच्छा, अब 10/100 बेसिकली यही तो हमारा एक्चुअल में परसेंट की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10%। 10%, और हमारे पास इंटू एक्स, क्या वैल्यू आ गई, 500 - x। अच्छा, अब अगर मैं इस x को, जो कि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10% इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 500। अगर इस रिस्पेक्ट से मैं देखूं, तो ये हमारी एक रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी इस ऑप्शन ए से मैच हो रही है, जिसमें ये लिखा हुआ है 10% ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं ऑलरेडी पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्लस एक्स इंटू 500, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ सारा टाइप 10 लेटर पर मिनट्स, द नंबर ऑफ लेटर शी कैन टाइप इन हाफ अ मिनट। अच्छा, हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, लेटर्स हैं और टाइम है, इसका रिलेशन है। तो वो कितने लेटर टाइप कर लेती है, 10, और कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो अब पूछा क्या गया, द नंबर ऑफ लेटर शी कैन टाइप इन हाफ मिनट, मतलब हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। तो ये एक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर हम रेशियो मेथड अप्लाई करें, और क्योंकि हमें पता है कि लेटर्स और टाइम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसको इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। एक्स वन जा एक्स हो जाएगा, मतलब लेटर्स हो जाएंगे, 10 × 0.5 ये आ जाएगा 5। तो इस रिस्पेक्ट से इसका आंसर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड 20 क्वेश्चन इन अ क्विज कंपटीशन इन विच बाबर गॉट 20% करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ आंसर ही गॉट इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखें कि इसने 20% करेक्ट कुछ आंसर दिए हैं, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ आंसर ही गॉट इनकरेक्ट, तो करेक्ट ही अगर परसेंटेज, हमारे पास जो करेक्ट आंसर की जो परसेंटेज है वो है 20, तो फिर इनकरेक्ट की परसेंटेज क्या होगी। इनकरेक्ट की परसेंटेज, हम 100 में से 20 अगर माइनस कर देते हैं, तो इनकरेक्ट की परसेंटेज होगी 80%। इसका मतलब है उसने 80% क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। अच्छा, अब टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 20। तो हमें यही बताना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 80% ऑफ कैलकुलेट करेंगे जो टोटल जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल क्वेश्चंस। तो 80% का मतलब होता है 80/100, और 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वेश्चन है 20। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 16। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% ऑफ अ नंबर इज 60, व्हाट इज द नंबर। अगर हम इसको, ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम एक वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे मतलब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आ नंबर का मतलब होता है एक्स। जब भी हमें आ नंबर कहा जाए, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का है, तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट नॉर्मली अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ नॉर्म बहुत कॉमन हम एक्स अज्यूम करते हैं। तो 5% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, आ नंबर का मतलब है एक्स, इस का मतलब होता है इक्वल। तो ये इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद 60, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5% मीन्स 5/100, जब भी हम परसेंट को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा x इक्वल टू 60। अब हमने बस कुछ नहीं करना, इस फ्रैक्शन को जो कि इस साइड पर है उस साइड पे शिफ्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ये 100 यहाँ डिवाइड होगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1200 आंसर आएगा, सी आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ₹2400 आर डिवाइडेड बिटवीन अहमद एंड राशिद इन द रेशो 5:7। अहमद शेयर इन रुपीज। हमने यहाँ पर वो प्रीवियस क्वेश्चन भी इस टाइप का हम सॉल्व कर चुके हैं, कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, अहमद और राशिद, उनके दरमियान ये वैल्यूज 2400 को हमने डिवाइड करना है विद द रेशो 5:7। हमें ये पता होना चाहिए, ये 5 जो रेशो है ये अहमद का है, और 7 रेशो जो है वो राशिद का है, और हमें सिर्फ अहमद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, हमें सम ऑफ रेशो। हम यहाँ क्या करेंगे,
ये 5 + 7, ये क्या होगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, टोटल अमाउंट जो हमने डिवाइड करना है वो 2400 है। तो हम सबसे पहले अहमद का शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अहमद शेयर। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं, उस फ्रैक्शन में अहमद की जो भी वैल्यू है जो कि 5 है, उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो से जो कि है 12, और मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वैल्यू जिसको डिवाइड करना है, 2400, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1000। तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ 7 men टेक 27 days टू पेंट अ बिल्डिंग, देन द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू पेंट द सेम बिल्डिंग इन 21 days। यहाँ पर ये भी रेशो का ही क्वेश्चन है, और अगर हम पहले रेशो के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, पहले हमारे पास है नंबर ऑफ मेंस, और दूसरा जो वेरिएबल है वो है डेज। नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, इनिशियली 7 है, और वो 27 days में वो पेंट करते हैं एक बिल्डिंग को। अच्छा, अब हम रिक्वायर्ड हमारा क्या, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू पेंट द सेम बिल्डिंग इन, अच्छा सेम बिल्डिंग को हमने पेंट करना है, तो एक्स हो गया। तो आपके डेज कितने वन हो गए, 21 हो गए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर पहले हमें ये मालूम होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैन और डे के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर हम नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करते हैं, तो क्या जो पेंट होगा बिल्डिंग का वो ज्यादा दिन में होगा या कम दिन में होगा। तो नॉर्मली मैं जब हम मैन पावर या वर्कर्स को बढ़ाते हैं, तो काम जल्दी कंप्लीट होता है, टाइम के साथ उसका रिलेशन इनवर्स होता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज हमने ये आइडेंटिफाई करनी कि इसके दरमियान रिलेशन कौन सा है। इसके दरमियान हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स रिलेशन में हमने कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, ये एक पैरेलल में मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये 7 मल्टीप्लाई होगा 27 से, एक्स मल्टीप्लाई होगा 21 से। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 21x इक्वल टू 7 × 27। ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 7 × 27 डिवाइड बाय 21। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = तो x हमारा जो आया वो 9 आया है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे बढ़ गए हैं, वो 7 से इंक्रीज होके 9 हो गए, जब भी तो हमारे नंबर ऑफ डेज कम हो गए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 26, 65 एंड 91 इज। तो हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा होगा, उससे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट सपोज, अगर मैं इसको ये सपोज कर लेता हूँ कि ये 13 से, क्योंकि जो मुझे रेशियोज मिल रहे हैं वो 2 2 3 3 मिल रहे हैं। तो 2 का मतलब ये है कि 13 टू ज़ा क्या होता है, 26 होता है। तो ये 13 2 हो गया। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हुए 65 को डिवाइड करेंगे 13 से। जब हम 65 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5। इसी तरह मैं अपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए 91 को भी डिवाइड करूंगा 13 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 7 आता है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर वो ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन बॉक्स इज बॉट फॉर रुपीज 150 एंड सोल्ड फॉर 120, द लॉस परसेंट इज। हमने वो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये खरीदा गया था, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस थी 150, और सेल जो सोल्ड हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो कि 150 से कम होके 120 हो गई है। तो इसका लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो लॉस परसेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमें लॉस की वैल्यू नंबर्स में चाहिए, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और हमारा लॉस कैसे कैलकुलेट होता है कि हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। अगर हम 150 में से 120 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर लॉस आएगा 30। अब इस 30 को अगर मैं डिवाइड करूं कॉस्ट प्राइस जो कि 150 और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेटर देगा वो देगा 20%। तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग 10 इन द रेशो 7:5 वी गेट। अच्छा, अगर याद हो आपको कि जब भी हमने कोई नंबर इंक्रीज करना हो,
किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी रेशो में, उस रेशो को हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा 7/5 जो है वो इन प्रॉपर है, क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू है। तो ये इन प्रॉपर है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 10 से, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 2 7 14, इसका आंसर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी डिक्रीज एक्स इन द रेशियो 3:5 वी गेट। अब हमने डिक्रीज करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो इंक्रीज आया था। अब हमने डिक्रीज करना है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब इस रेशियो को मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करूंगा तो ये लिखा जाएगा 3/5। 3 ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉल वैल्यू है, कंपेयर टू जो नीचे वाली वैल्यू जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं उससे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिसमें हमने डिक्रीज लाना है, तो डिक्रीज हमने एक्स में लाना है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x/5। तो इस रिस्पेक्ट से सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 1.5 डजन बनानास, 8 apples, 4 pears and 30 apricot in the fruit basket. The ratio of banana to the apple in the simple ratio is। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हर एक फ्रूट जो कि हमारे पास क्या क्या फ्रूट है, हमारे पास नंबर 1 बनाना है, फिर एप्पल्स हैं, फिर पेयर्स हैं, फिर हमारे पास एप्रिकॉट्स हैं, इनकी वैल्यूज लिखें। अच्छा, यहाँ हमारे पास बनाना 1.5 डजन है। 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1.5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, क्योंकि एक डजन में 12 का फिगर होता है। तो इस रिस्पेक्ट से ये हो जाएगा 18। अच्छा, एप्पल हमारे 8 हैं, और पियर्स हमारे 4 हैं, और एप्रिकॉट हमारे 30 हैं। अच्छा, अब हम इस रेशो को ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 2 9 2 4 2 2 तो ये हमारी सिंप्लीफाइड रेशो है, क्योंकि अच्छा, अब हम क्वेश्चन को ये लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ बनाना टू द एप्पल। तो बनाना और एप्पल का रेशो 9:4 है। तो इस रिस्पेक्ट से आंसर ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन रीड अ बुक हैविंग 1850 पेजेस इन 25 days while reading 3 hours per day। ठीक है, द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 17 days एट द सेम रेट विल बी। अच्छा, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि एक हमारा पेजेस हो गया, दूसरा डेज हो गया, और तीसरा आवर्स हो गया, तो 3 वेरिएबल्स हैं। द नंबर ऑफ पेजेस हमने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पेजेस, तो जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है उसको हम सेंटर में लिख देते हैं, पेजेस। डेज को हम एक साइड पे लिख देते हैं, और आवर्स को हम एक साइड पे लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पहली कंडीशन थी उसमें कितने पेजेस थे, 1850 पेजेस थे। डेज हमारे पास थे 25, और हमारे पास आवर्स कितने थे, 3 थे। उसने कहा द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 17 days। हमने ये पेजेस कैलकुलेट करने हैं एट द सेम रेट। अच्छा, रेट इसका मतलब है 3 रहेगा, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब चूंकि इसमें रेट सेम है, तो अगर मैं इस चीज को एलिमिनेट भी कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो भी चीज कैलकुलेट करनी है पेजेस और डेज के रिस्पेक्ट से करनी है। अच्छा, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशन करने के से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि डेज और पेजेस में क्या रिलेशन है। तो हम जरा इस तरह से इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में नंबर ऑफ पेजेस कम दिनों में वो ज्यादा रीड कर पाएगा या कम कर पाएगा? तो क्या इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? तो वैसे देखा जाए तो अगर वो एक दिन में एक पर्टिकुलर पेज रीड करता है, तो अगर जितने ज़्यादा डेज बढ़ेंगे तो पेजेस भी उतने ज़्यादा रीड होंगे। तो इस दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन की कंडीशन में हम इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25x इक्वल टू 17 × 1850, और फिर ये 25 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, 1258। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सेल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज रिड्यूस बाय 25%,
if the market price of the dairy was 500 then its price in sale is। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस थी वो कम हो के यानी कि 25% कम हो गई। इसका मतलब है इसको मैं फिर डिस्काउंट परसेंट कंसिडर करूंगा। और मार्केट प्राइस जो थी वो क्या थी, 500 थी। तो यकीनन अब मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस कम होगी क्योंकि जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो। तो मार्केट प्राइस हमारी क्या है, 500 है। सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 100 और यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट हमारा 25 है तो ये 75 हो जाएगा। मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप मतलब इस सेलिंग प्राइस को अगर मैं से उस बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 500 इंटू 75। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई और आ जाके डिवाइड होगा। तो हमारे पास आएगा 500 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 375। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ अ फूड आइटम कंटेन 9.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अ सर्विंग 30 ग्राम ऑफ दिस फूड आइटम विल कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन। हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं फूड और उसके बाद ये प्रोटीन हो गया। फूड कितना है 100, उसमें प्रोटीन कितना है 9.3। अब हमारा फूड रिड्यूस होके 30 हो जाता है तो प्रोटीन भी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। इसके दरमियान हमारा डायरेक्ट रिलेशन है तो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा यहाँ पर ही स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर x होगा हमारा 9.3 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 2.79। तो ये आंसर सही है। यहाँ पर क्या कहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 22.98 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU। द परसेंटेज मास ऑफ Na इन NaCl। अच्छा, NaCl में Na की परसेंटेज हमें मालूम करनी है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में गौर से देखें तो यहाँ पर एक Na है और एक Cl है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 22.98 ग्राम Na है और 35.5 ग्राम या AMU हमारा Cl है। हमें परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करनी है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सोडियम की। तो हम ऊपर टोटल सोडियम की वैल्यू लिखेंगे 22.98 और नीचे हमारा डिवाइड होगा ये टोटल इन दोनों का सम जो क्या है 22.98 प्लस 35.5 और फिर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 39.29%। तो इस रिस्पेक्ट से आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज x+2। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म में कॉस्ट प्राइस दी गई है हमें x+2 एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो इसका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। वो 100 है। द सेलिंग प्राइस इन टर्म ऑफ एक्स वेयर SP इज लेस देन CP। इसका मतलब है ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा लॉस है क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस कम है CP से। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है इन टर्म ऑफ, मतलब हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम अगर लॉस का फॉर्मूला लिखें, लॉस का फॉर्मूला फिर क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस रिस्पेक्ट से हमारी जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CP माइनस लॉस। तो CP हमारी दी हुई है x+2 और लॉस हमारा दिया हुआ है 100। तो ये हो जाएगा x+2 माइनस 100 जो कि सिंप्लीफाई हो गया हो जाएगा x+x माइनस 98।
तो इस लिहाज से ए आंसर सही होगा। अच्छा, ये टोटल हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे सिंप्लीफाई कर दिए। आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको और वीडियोस के जरिए से भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।